बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल अचीव ए प्लस ट्यूटोरियल। मैं हूं प्रशांत और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों, हम लोग इससे पहले पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में और मेनली क्लास 8 तक हम लोग जो पढ़े थे उसके 3 इफ़ेक्ट पढ़े थे, इलेक्ट्रिक करंट के 3 इफ़ेक्ट। और वो कौन कौन से थे? तो हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हम लोग पिछले चैप्टर में भी पढ़े हैं, केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इस चैप्टर में हम लोग उसका मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग पहले मैग्नेट समझ लेते हैं क्या होता है। तो मैग्नेट, उसके डिफिनेशंस, उसके प्रॉपर्टीज। तो अभी सबसे पहले हम लोग मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। तो मैग्नेट क्या होता है? तो मैग्नेट को यदि हम लोग को डिफाइन करना हो तो हम लोग बोलते हैं द सब्सटेंस विच हैव द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, निकेल, कोबाल्ट एटसेट्रा आर कॉल्ड मैग्नेट्स। यानी कि आयरन, निकेल, कोबाल्ट जैसे कुछ मैग्नेटिक मटेरियल को जो सब्सटेंस अट्रैक्ट करता हो उसको हम लोग मैग्नेट बोलते हैं। एंड द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। और जो ये अट्रैक्ट करने का जो प्रॉपर्टीज है उसी को हम लोग मैग्नेटिज्म बोलते हैं। तो ये मैग्नेट हो गया और इस प्रॉपर्टी को हम लोग मैग्नेटिज्म बोलते हैं। यानी कि वो सब्सटेंस जो अट्रैक्ट करे मैग्नेटिक मटेरियल को वो मैग्नेट है और उस मैग्नेट के इस प्रॉपर्टी को हम लोग मैग्नेटिज्म बोलते हैं। अब मैग्नेटिज्म के बारे में कई सारे कहानियाँ हैं, उसके हिस्ट्री के बारे में कि सबसे पहला मैग्नेट क्या था और मैग्नेट को मैग्नेट ही क्यों बोलते हैं। उस कई में से हम लोग मैग्नेट का नाम इस तरीके से भी बोलते हैं कि सबसे पहले मैग्नेट एक ग्रीक पैलेस मैग्नीशिया में पाया गया था, जिसका नेचुरल नाम उसका लोडस्टोन कहते थे। तो उस प्लेस पे पाए जाने की वजह से उसको मैग्नेट बोलते हैं। तो ऐसे से वैसे कई कहानियाँ हैं, लेकिन हम लोग को टॉपिक पढ़ना है तो मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेट मटेरियल जो अट्रैक्ट करता है और उसके इस प्रॉपर्टी को मैग्नेटिज्म बोलते हैं। मैग्नेट के कई सारे यूज हम लोग देख चुके हैं, जैसे कि हम लोग केमिस्ट्री में पिछले क्लास में पढ़े थे सेपरेशन प्रोसेस, मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस, कि कुछ मैग्नेटिक मटेरियल इम्प्योरिटी के फॉर्म में हो तो हम लोग वहाँ पे मैग्नेटिज्म के कंसेप्ट पे वहाँ पे इम्प्योरिटी को दूर करते हैं। उसके अलावा भी कई सारे जगह पे मैग्नेट का यूज़ देखते हैं, जैसे कि हम लोग म्यूजिक सुनते हैं तो स्पीकर में मैग्नेट लगा हुआ होता है, हमारे हेडफोन में मैग्नेट लगा हुआ होता है, रेफ्रिजरेटर के डोर में लगा हुआ होता है, कुछ बेल्ट में भी यूज किया जाता है मैग्नेटिक मटेरियल, और सबसे इम्पोर्टेंट मैग्नेटिक कंपास में। तो ये सारे यूज से क्लियर होता है कि मैग्नेट 2 तरह के प्रॉपर्टी मेनली होते हैं। एक तो अट्रैक्शन या रिपल्सन वाला, या बोल सकते हैं हम लोग कि फोर्स लगाने का, और दूसरा प्रॉपर्टी उसका डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, कि वो डायरेक्शन बताता है। तो एक एक करके उसके हम लोग प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स, तो उसके कई सारे प्रॉपर्टी हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी उसका डायरेक्शनल प्रॉपर्टी बोल लेते हैं। अ फ्री सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। यानी कि कोई एक मैग्नेट है और उस मैग्नेट को यदि हम लोग किसी स्ट्रिंग से बांधते हैं और इसको यदि हम लोग फ्रीली छोड़ दें तो ये मूव करता हुआ, ये हो सकता है कि इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में किसी तरीके से वो मूव करेगा, और जब वो स्थिर होगा तो इसका डायरेक्शन नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में फिक्स हो जाएगा। यानी कि ये हमेशा नॉर्थ, और मान लेते हैं यहाँ पे कि ये नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, उधर वेस्ट है। तो मतलब कि ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही ये हो जाएगा। जैसे कि यदि मतलब यहाँ पे एक इस बोर्ड को बोल दिया जाए कि ये पार्ट नॉर्थ, ये पार्ट साउथ, ये पार्ट ईस्ट और ये पार्ट वेस्ट,
तो यदि हम लोग इसको किसी भी डायरेक्शन में फ्रीली छोड़ दें, चाहे वो ईस्ट वेस्ट हो या इस तरीके से हो, ये मूव करता हुआ क्या होगा, तो मूव करता हुआ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही फिक्स होगा। और ये होता क्यों है, तो ये अर्थ के मैग्नेटिज्म की वजह से होता है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसका एक प्रॉपर्टी होता है इसका डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, और वो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी क्या है कि वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में स्थिर हो जाता है, यदि उसको हम लोग फ्रीली सस्पेंड कर दे तो। अब उसके बाद उस पोल को क्या बोलेंगे, तो द पोल ऑफ अ मैग्नेट विच पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन इज कॉल्ड नॉर्थ पोल, यानी कि जो नॉर्थ की ओर दिखाए वो नॉर्थ पोल है। और दूसरा जो साउथ की ओर हो उसको साउथ पोल, यानी कि विच पॉइंट्स टुवर्ड साउथ डायरेक्शन इज कॉल्ड साउथ पोल। जो नॉर्थ पोल होता है उस पोल को हम लोग नॉर्थ सीकिंग पोल भी बोलते हैं, नॉर्थ सीकिंग पोल। और जो साउथ पोल हो उसको हम लोग साउथ सीकिंग पोल भी बोलते हैं। नॉर्थ सीकिंग पोल इसीलिए क्योंकि वो नॉर्थ डायरेक्शन को सर्च कर रहा है, इसलिए नॉर्थ सीकिंग पोल, और साउथ डायरेक्शन को वो सीख कर रहा है, खोज रहा है, इसलिए उसको साउथ सीकिंग पोल। इसका अगला प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, तीसरा प्रॉपर्टी, अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन, कोबाल्ट एट्सेट्रा, यानी कि जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, जो जनरली आयरन का, कोबाल्ट का, निकेल का बना हुआ होता है या उसके एलॉय से बने हुए होते हैं, उसको वो अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो ये उसका अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी है। तो मेनली यहाँ पे दो टाइप की प्रॉपर्टी, एक तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, दूसरा अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी। उसके बाद हम लोग मैग्नेट के बारे में बोल सकते हैं कि ये केवल अट्रैक्ट ही नहीं करता, रिपेल भी करता है, यानी कि यदि कोई एक मैग्नेट है और यदि उसके पास हम लोग दूसरा मैग्नेट रख दें तो वहाँ पे रिपल्सन भी होता है। लेकिन रिपल्सन कब होता है, तो उसके नॉर्थ पोल, साउथ पोल, जब वो अपोजिट पोल सेम पोल यदि आमने सामने आ जाए तो वहाँ रिपल्सन होता है। यानी कि यदि नॉर्थ पोल है और यहाँ पे भी किसी दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल ले आए तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो सेम पोल में रिपल्सन और अपोजिट पोल में अट्रैक्शन, और यदि कोई मैग्नेटिक मटेरियल हो तो केवल अट्रैक्शन। जो मैग्नेट होते हैं उस मैग्नेट के एंड पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होता है या अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि ये जो मैग्नेट है इसके बाकी सारे पॉइंट्स के कंपैरिजन में इसके जो एंड पॉइंट हैं वहाँ पे अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा, वहाँ पे वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। उसके बाद जो मैग्नेट होते हैं उसके पोल को कभी हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ये भी एक मैग्नेट का प्रॉपर्टी है। यानी कि मान लो इसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ दें तो दो पार्ट में ऐसा नहीं होगा कि नॉर्थ और साउथ अलग हो जाएगा, ये दोनों पार्ट में नॉर्थ साउथ होगा, यानी कि यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ साउथ, यहाँ साउथ है तो यहाँ नॉर्थ। यदि इसको भी तोड़ दें तो छोटे छोटे पार्ट में टूटेगा और उसमें भी नॉर्थ साउथ होंगे, यानी कि हम लोग जितने भी पार्ट में तोड़ दें उसे वहाँ पे नॉर्थ साउथ होगा, यानी कि इसके पोल को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये सारे मैग्नेट के प्रॉपर्टीज हैं। अब इसके बाद अगला टॉपिक है नेमिंग ऑफ मैग्नेट, कि मैग्नेट का नामकरण कैसे करते, कैसे बोलते, उसका नाम मतलब उसके मैग्नेट के नाम को या उसको किस तरीके से रिकॉग्नाइज करते। तो मैग्नेट कई सारे टाइप का होता है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ये बार मैग्नेट है। क्यों बार मैग्नेट है, क्योंकि इसका शेप बार जैसा है, तो हम लोग उसके शेप के हिसाब से उसका नाम बोलते हैं, जैसे कि बार मैग्नेट, यू शेप्ड मैग्नेट, या इसको हम लोग हॉर्स शू मैग्नेट भी बोलते हैं, डिस्क मैग्नेट, रिंग मैग्नेट्स। ये सारा मतलब कि उसके शेप के हिसाब से बोलते हैं। जो रिंग के शेप का है रिंग मैग्नेट है, जो डिस्क के शेप का है डिस्क मैग्नेट है, जो बार के शेप का है बार मैग्नेट है, जो यू शेप्ड का है तो यू शेप्ड मैग्नेट है।
तो इस तरीके से हम लोग किसी भी मैग्नेट का नाम बोलते हैं। अब इसके बाद अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? तो हम लोग इससे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं कि ये सारे एक तरह के फील्ड फोर्स हैं जिसका अपना एक फील्ड होता है और उस फील्ड में कोई दूसरा पार्टिकल उसी टाइप का है तो उसमें वो फोर्स लगा रहा होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, यानी कि मान लो कि ये एक मैग्नेट है तो नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट्स इन्फ्लुएंस, और वो इन्फ्लुएंस क्या होगा तो अट्रैक्शन और रिपल्सन कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट मैग्नेट। कि यदि मान लो कि कुछ स्पेस यहाँ पे बता रहे हैं कि ये एक बाउंड्री है और इस बाउंड्री के अंदर में कोई भी दूसरा मैग्नेट आ जाए या मैग्नेटिक मटेरियल आ जाए, उस पर ये फोर्स लगाना स्टार्ट कर दे, तो हम लोग बोलेंगे कि वो उसका मैग्नेटिक फील्ड है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो वो स्पेस किसी मैग्नेट के अराउंड वो स्पेस जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आए तो उस पर वो फोर्स लगाना स्टार्ट कर दे। वो ऑब्जेक्ट किस टाइप का, तो वो भी दूसरे मैग्नेट बोल देते हैं। यदि कोई मैग्नेट यहाँ पे आ रहा है तो उसको अट्रैक्ट करे या रिपेल करे, तो उस स्पेस को हम लोग इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी इसीलिए है क्योंकि इसके डायरेक्शन भी होते हैं। यानी कि हो सकता है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इधर हो, यहाँ पे कुछ इधर हो, यानी कि हर पॉइंट के अलग अलग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होगा। मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट टेस्ला होता है। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से डिनोट करते हैं, बी के ऊपर एरो, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है मैग्नेटिक फील्ड, और इसका यूनिट क्या होता है तो टेस्ला होता है। तो इसको हम लोग टेस्ला में मेजर करते हैं, एंड 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर होता है। और इसका सीजीएस यूनिट गॉस होता है, एंड 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 to the power 4 गॉस। सीजीएस यूनिट हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके। तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 to the power 4 गॉस होता है। टेस्ला एसआई यूनिट होता है और गॉस सीजीएस यूनिट होता है। और टेस्ला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। इसके बाद अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको अच्छे से समझना है क्योंकि इसी से आगे के सारे टॉपिक क्लियर होंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, तो सबसे पहले इसको हम लोग कई सारे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं और वो उसके प्रॉपर्टी से डिफाइन करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि एक मैग्नेट के चारों ओर खींचा हुआ इमेजिनरी फील्ड लाइन है जो किसी भी मैग्नेट के आसपास के किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ और उसका डायरेक्शन बताता है। जैसे बोल दिया जाए कि यदि ये एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो यदि इस पॉइंट पे पूछा जाए कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ क्या होगा, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के कंसेप्ट से हम लोग बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ और डायरेक्शन किसी पॉइंट पे क्या होगा और कहाँ कितना होगा। यानी कि डायरेक्शन इसका और इसका स्ट्रेंथ कंपैरिजन करके बता सकते हैं कि चलो यहाँ ज़्यादा होगा या यहाँ ज़्यादा होगा, डायरेक्शन इधर किधर हो, यहाँ पे कहाँ होगा, यहाँ पे कहाँ होगा। तो वो सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कंसेप्ट से बता सकते हैं। तो इसके कुछ प्रॉपर्टी ध्यान में रखना है क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन में आता है बोर्ड के एग्जाम में। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी कि दे आर इमेजिनरी लाइंस यूज टू शो द मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि वो एक तरह का इमेजिनरी लाइन है।
जो कि मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ और डायरेक्शन वो बताता है। दूसरा, दे आर क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व। तो वो क्या होते हैं? तो क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व एंड आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट, कि आउटसाइड मैग्नेट नॉर्थ से साउथ की ओर होता है इसका डायरेक्शन, एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट, और मैग्नेट के अंदर में वो साउथ से नॉर्थ की ओर। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है? तो पहला प्रॉपर्टी उसका कि इमेजिनरी लाइंस हैं। दूसरा कि वो एक क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व है जो कि आउटसाइड मैग्नेट नॉर्थ एंड से साउथ एंड तक और इनसाइड मैग्नेट साउथ से नॉर्थ की ओर जाता है। अब इसके डायरेक्शन पे आते हैं कि यदि हम लोग किसी मैग्नेट के आसपास के किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछें तो हम लोग बोल सकते हैं द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। कि हम लोग को इस पॉइंट पे यदि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो ये जो कर्व है, इस कर्व पे जो टेंजेंट होगा, जैसे इस पॉइंट पे बोल दिया जाए तो इस पॉइंट पे टेंजेंट कुछ ऐसा होगा। टेंजेंट हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो किसी कर्व को टच करता हुआ जाता है, तो ये एक कर्व को टच करने वाला लाइन है जो कि उसको किसी एक पॉइंट पे टच करता हुआ पास कर रहा है, तो ये टेंजेंट है। और ये टेंजेंट का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। इस पॉइंट पे पूछा जाए तो यहाँ पे डायरेक्शन ऐसा है क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट का डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पे ये है। तो हम लोग को दिख रहा है कि अलग अलग पॉइंट पे डायरेक्शन भी अलग अलग है। तो किसी भी पॉइंट पे यदि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना हो तो वो उस पॉइंट पे से पास करने वाला जो कर्व होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, वहाँ पे जो टेंजेंट होगा वो उसका डायरेक्शन बताएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे कई सारे होंगे, ऐसा तो नहीं है कि एक ही होगा। तो कुछ इस टाइप से तो अगला प्रॉपर्टी बोल सकते हैं हम लोग, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डेंसर नियर द पोल्स, दिस इंडिकेट्स स्ट्रॉन्गर फील्ड नियर द पोल्स। जो कि हम लोग पिछले मैग्नेट के प्रॉपर्टी में पढ़े थे कि पोल के पास अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है और उसका रीजन यहाँ पे सामने है कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डेंसर नियर द पोल्स, कि पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंसर होता है, यानी कि एक पार्टिकुलर यूनिट एरिया से यहाँ पे पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइन और वही यूनिट एरिया यहाँ पे हो वहाँ से पास होने वाला लाइन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम है यहाँ के रिस्पेक्ट में, यानी कि बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, और जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगा वहाँ मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डेंसर नियर द पोल्स, और इसीलिए क्या होगा कि स्ट्रोंगर फील्ड नियर द पोल्स, कि फील्ड पोल के नियर जो है उसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रोंगर होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो हम लोग इसका अगला प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, तीसरा प्रॉपर्टी कि टेंजेंट किसी पॉइंट पे वो डायरेक्शन बताता है। चौथा कि पोल के पास डेंसर होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इसीलिए स्ट्रोंगर फील्ड होते हैं वहाँ पे। इसके बाद अगला प्रॉपर्टी, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कई सारे हैं लेकिन कोई एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। तो अगला प्रॉपर्टी हम लोग लिख सकते हैं, नेवर इंटरसेक्ट, कि कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और रीजन पूछा जाए इंटरसेक्ट नहीं करने का, तो यदि कोई दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे
तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहाँ पे दो कर्व पास हो रहे हैं वहाँ से, तो टेंजेंट भी दो खींचा जा सकता है। एक टेंजेंट कुछ ऐसा होगा, दूसरा टेंजेंट कुछ ऐसा होगा। और दो टेंजेंट का मतलब कि यहाँ पे एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दो डायरेक्शन, जो कि नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम लोग ये प्रॉपर्टी बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। अगला पॉइंट जो कि इससे पहले ही बोले थे, डेंसिटी वाली बात। तो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस गिव्स द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि जहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगा वहाँ मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगा। और एक अगला पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं, फील्ड लाइंस आर लाइक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग विच ऑलवेज ट्राई टू डिक्रीज इट्स लेंथ, कि एक मैग्नेटिक फील्ड के जो फील्ड लाइंस होते हैं वो स्ट्रेच स्ट्रिंग की तरह बिहेव करते हैं, जो अपने साइज को मिनिमम रखना चाहते हैं, अपने साइज को डिक्रीज करना चाहते हैं। तो ये सारे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टी हो गए। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ये सारे प्रॉपर्टी, जो कि 6 प्रॉपर्टी भी बताया गया, उसको ध्यान में रखना है और इसी से आगे के कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। तो अब अगला टॉपिक आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हम लोग पहले मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों डिफरेंट टॉपिक थे, फिजिक्स के डिफरेंट ब्रांच थे और दोनों को अलग अलग पढ़ते थे। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट के बाद, जो कि 19th सेंचुरी के जो जाने माने साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, जिसको हम लोग ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, उस एक्सपेरिमेंट के बाद इस दोनों को हम लोग एक साथ पढ़ने लगे और उस ब्रांच को क्या बोलते, तो उसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। जो कि वो एक्सपेरिमेंट 1820 में किया गया था, जो कि एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, आफ्टर एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंट, ओ सॉरी एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट। तो वो एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट क्या था तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग पढ़ते थे, और एक एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम लोग एक साथ पढ़ने लगे, यानी कि ये दोनों इसी के ब्रांच कहे जाने लगे, इसी के टॉपिक कहे जाने लगे। यानी कि अब फिजिक्स का एक ब्रांच इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं। तो वो एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट क्या था, तो सिंपली कोई एक सर्किट, मतलब कि ये देखा गया कि कोई एक इलेक्ट्रिक सर्किट, मान लेते हैं कि ये सर्किट है, बैटरी लगा हुआ है, कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, कुछ स्विच भी होगा, और मान लेते हैं कि चलो ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर से करंट पास कर रहा है, स्विच ऑन है और करंट पास कर रहा है। तो ये देखा गया कि यहाँ पे कंपास एक रखा गया, तो जो कंपास का डायरेक्शन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होना चाहिए, वो स्विच ऑन करने के बाद डिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी कि वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन नहीं दिखा रहा होता है। तो ये वाले प्रॉपर्टी यहाँ पे ये देखा गया कि जो कंपास है, कंपास का जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है कि वो डायरेक्शन बताता है, उसके जो नीडल हैं वो नॉर्थ डायरेक्शन की ओर पॉइंट करता है। तो वो करंट फ्लो करने के साथ ये डिफ्लेक्ट होता था, यानी कि इसका डायरेक्शन डेविएट हो जाता था, ये नीडल हिलना शुरू हो जाता था, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एक्चुअल डायरेक्शन नहीं दिखा पा रहा था। तो ये अनुमान लगाया गया कि इसका वजह क्या हो सकता है, यहाँ पे आसपास भी तो कोई मैग्नेट नहीं है। तो ये समझा गया कि ये करंट की वजह से हो रहा है, क्योंकि स्विच ऑन करने पे डिफ्लेक्शन दिखता था और स्विच ऑफ करने के बाद डिफ्लेक्शन नहीं दिखता था। तो ये जो एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट है वहाँ से ये क्लियर हुआ कि हो ना हो ये इस कंडक्टर से पास करने वाले करंट की वजह से डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो करंट और मैग्नेटिज्म तो अलग अलग चीज़ है।
तो इसका मतलब ये है कि ये जो कंडक्टर है यहाँ से जो करंट पास कर रहा है उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है जो कि इसके मैग्नेटिक फील्ड को प्रभावित कर रहा है और इसका डायरेक्शन डिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी कि वो एक्चुअल डायरेक्शन नहीं दिखा रहा है। तो इस एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट के बाद जो कि हेंस ऑर्स्टेड, जिसको हम लोग ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, जो कि एक एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट है, 1820 में किया गया था। और उस एक्सपेरिमेंट में ये क्लियर हुआ कि करंट की वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और वही हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये चीज़ हम लोग इससे पहले भी पढ़ चुके कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में, क्लास 8 वगैरह में, कि कोई एक आयरन का टुकड़ा हो, जैसे कि मान लो कि एक नेल है, और उसके चारों तरफ यदि हम लोग वायर का एक कॉइल बना दें और उससे करंट पास करा दें तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। और इसका रीजन क्या है? तो बस ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है कि करंट पास करने की वजह से इससे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ और वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। तो अब हम लोग को पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि करंट की वजह से किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा यदि किसी वायर से करंट पास करें। तो इस टॉपिक में हम लोग मेनली 3 चीज़ पढ़ेंगे कि करंट यदि एक स्ट्रेट कंडक्टर से पास करे तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, करंट एक सर्कुलर लूप से पास करे, सर्कुलर वायर से पास करे तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रेंथ क्या होगा, या फिर सोलेनॉइड। तो 3 चीज़ हम लोग को पढ़ना है। स्ट्रेट कंडक्टर, यानी कि करंट यदि किसी स्ट्रेट कंडक्टर से पास करे तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा, यदि कोई सर्कुलर वायर है तो वहाँ से करंट पास करे तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड। और तीसरा, सोलेनॉइड, जो कि एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है एक तरह से, और वहाँ से यदि करंट पास करे तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, तो उसका स्ट्रेंथ और डायरेक्शन क्या होगा। तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ये सारे टॉपिक, कि स्ट्रेट कंडक्टर, सर्कुलर वायर या सोलेनॉइड में करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका स्ट्रेंथ और डायरेक्शन क्या होगा, वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।